बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब ने आज गवादर का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दफ़ा 144 ख़त्म होने के बाद दोबारा सड़कों पर निकलने का ऐलान किया है। इसके अलावा सागदार साहब आज कहते हैं कि मीसाक़ मईशत के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब की जानिब से कहा गया है कि मीसाक़ मईशत के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इन सियासी हालात में क्या आप समझते हैं कि तमाम जमातें एक साथ आके इस मसले के हल के लिए एक साथ बैठेंगी? देखें जी, पहले तो मैं ज़रा अपनी ज़ाती कहानी सुनाऊँ पिछले 24 घंटों की। कुछ समझ में बात आई है मुझे, जो तलखियाँ हैं ना, मैं अपना एनालिसिस बिल्कुल गलत भी हो सकता है। देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो उनके एक तो ये कि मैंने कहा ज़रा एक चक्कर मार के लाहौर का देखा जाए जी। जल्द, छोटा सा शॉर्ट एक ट्रिप लगा के देखा जाए कि वहाँ पे जमान पार्क और रैली शुरू हो रही हैं और सारा खान साहब से एक ताल्लुक है, और वो ताल्लुक है जाहिर है कि स्टूडेंट लाइफ से। खान साहब हीरो है हमारे एज अ क्रिकेटर। और फिर उसके बाद खान साहब से जो मीडिया में आने के बाद पहली मुलाकात हुई वो 2003 में हुई, और वो हुई लंदन में, जब इराक वॉर के दरमियान जो है वो खान साहब मुझे नज़र आया और मैं कहा ये तो खान साहब। और फिर उसके बाद एक ताल्लुक बना मीडिया के हवाले से। अच्छा, इसी दौरान ये हुआ कि यहाँ पर जब 9/11 के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मीडिया आ गया, और शुरू के चैनल्स में जाहिर है कि एक दो चैनल, पहले एयरवाई आया, फिर जियो आ गया थोड़ा सा एक साल बाद। अच्छा, उस दौरान ये हुआ कि सारा जो फॉरेन मीडिया है वो पाकिस्तान का उसने रुख किया, और यहाँ पर मैरियट होटल की जो छत है इस्लामाबाद की, उस पे डिश एंटीना से भरी होती थी यहाँ से। अच्छा, अब मैं कभी जिंदगी रही तो वो किस्सा सुनाऊंगा कि वो कैसेट्स कहाँ से आते थे, उसामा बिन लादेन के कहाँ से निकल के आते थे कैसेट्स, और अल जजीरा पे वो बड़ी टेप्स आती थी। वो कभी बात की कहानी है। बहरहाल, तो ये हुआ कि उस वक्त जो है वो CNN यहाँ पे टीम सारी पहुंची, और CNN पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे उनको मोहसिन नकवी साहब देख रहे थे। तो उस दौरान मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई। और अच्छा, अब वजीर इत्तलात जो हैं वो थे शेख रशीद साहब, जब ये सारा सिलसिला हो रहा है। यानी जावेद जब्बार साहब चले गए हैं, फिर शेख रशीद इलेक्शन हुए थे। तो शेख रशीद साहब और मोहसिन नकवी साहब की पक्की दोस्ती, और चौधरी साहब, शुजात साहब और परवेज इलाही साहब की भी ज़बरदस्त ताल्लुकात, फैमिली टर्म सारे। और इस इतने गहरे ताल्लुकात के मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, बहुत गहरे फैमिली टर्म्स। अच्छा, अब ये हुआ कि वो बीच में दरमियान में ज़ाहिर है सियासत एक अलग रुख पे चली गई। मोहसिन नकवी साहब का अपना एक कैरियर है, सियासत आगे पीछे दाएं बाएं हो गई, और अब तो बदकिस्मती के साथ फैमिलीज के अंदर तकसीम हो गई है। मतलब है कि एक अजीब सा मामला है, दुश्मनियाँ हो गई हैं, कबायली दुश्मनियाँ लगता है। मैंने कहा ज़रा मैं देखता हूँ कि यार ये तो क्या मसला। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के बहुत, यानी होता है ना कि वो जरदारी साहब के भी करीब, वो उधर भी, लेकिन वो इमरान खान साहब के भी बड़े। मैंने को देखा हुआ है, असल बात है ना कि आपने देखा हो तो आप कहते हो यार एक मिनट देखते हैं कि कोई इशू। मैंने कहा क्या इशू है? तो अब वो कहता है ना, एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस, या एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वाली बात हो। शो सारा दिन वहां पे तो हंगामा शुरू हो गया, और इस कदर वहां पर तसादुम हुआ है कि आलमान अल हफीज या लाहौर की सड़कों पे। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ाहिर इस्लामाबाद में रह के वो लाहौर की सड़क पे ड्राइविंग करते हुए लोग एक बहुत ज़्यादा जो है ना
बहुत से रिक्शे, फिर मोटरसाइकिलों पे लोग आगे पीछे, मतलब ट्रैफिक बहुत फंसा हुआ। तो आपको रास्ते भी ना पता हो, एक आप क्रॉस कर जाएं तो फिर पता चलता है वो वापस आना है आपको, यू टर्न उधर से उधर, वो तो अब उधर वो बिल्कुल जो है ना अजीब एक शुरू हो गया। सही। और फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ नहीं समझ में आया। जब आप होते हैं ना ग्राउंड पे, तो कई दफा ये होता है, आपको देख रहे होते हैं, कुछ नहीं समझ आता कौन हु इज हु, क्या क्या हो रहा है, क्या भी दरमियान में हो रहा है। और ऐसी सूरत हाल से हमेशा बचना चाहिए जहां पर पता ही ना हो। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स, मैं तो खैर वो जगह रिपोर्ट की हुई है, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि वो बिल्कुल गोली आती कहीं से और पता नहीं चलता कि किसने किया। अच्छा, इमरान खान साहब के जो इनके वहां पे मौजूद हैं लोग, इनके कारकुन, वो हाईली चार्ज्ड हैं, हाईली चार्ज्ड। मतलब आपको पसंद आए पसंद ना आए, आपको इख्तलाफ हो, वो हाईली चार्ज्ड है। और वो जो है वो पुलिस जो है, अब जाहिर है कि उन्होंने क्या है कि यार ये रियासत की रेट हम बहाल करेंगे। तो अच्छा, ये अब वो एक होता है ना, बस वो चिड़चिड़ा और वो बढ़ता चला गया। और कल से मैं प्रोग्राम रात को कर रहा था, तो उस वक्त ही खबरें आ रही थी, ये जो इस कदर खूबसूरत वो लड़का जो बच्चा शहीद हुआ है, शहीद किया गया। और मैं तो मतलब अब मैं इस पे क्या, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। अभी उसकी देखें इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट सामने क्या आती है, क्या होता है सारा। अच्छा, फिर ये हुआ कि मैंने बहरहाल कोशिश की कि किसी तरह से, अच्छा मैं इस चक्कर में था कि शायद एक बात करवा दूं दोनों की। अच्छा जी, मैंने कहा शायद ये मामला ठीक करवाऊं, कि थोड़ा सा दरमियान में होता है ना कि इख्तलाफात किसी भी तरह नहीं इख्तलाफ कोई बैंक। अच्छा, शेख रशीद साहब, मैं और ऐसे है ना, ये शेख साहब हैं, ये मैं बैठा हूं, ये मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, ये परवेज अलाई साहब बैठे हैं, मतलब ये इस तरह से हो रहा है। और उधर से टेलीफोन पे खान साहब से बात हो रही है, खान साहब का मतलब वो इतना एक्सट्रीम पे पोलराइजेशन हो गई है बदकिस्मती के साथ। अच्छा, अब जो है, तो मुझे तो ये इल्म नहीं था कि ये जैसे परवेज अली साहब के और शुजा साहब के घर में हुआ है। तो मैं तो मतलब मैंने कहा यार ऐसी, लेकिन ग्राउंड पे आप जाके चेक करते हैं ना, तो आपको पता चलता है यार ये तो वाकई कोई जिन्नी, तो मामला संजीदा है, बहुत खौफनाक है। अच्छा, इधर नहीं है, इधर नहीं है, उधर भी है। आप देखें ना उधर मियां साहब की फैमिली में भी तो इश्यूज है ना। बिल्कुल है सर। अच्छा, मतलब फैमिली में नहीं है, पार्टी में है। लेट बी क्लियर, फैमिली में नहीं है, पार्टी में है। फैमिली में वो छोटा मोटा इतना चलता रहता है कि, लेकिन मरियम साहिबा ज़ाहिर है मुस्लिम लीग उनका पार्टी में है, इसको मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, बहरहाल यहां तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अब ये हुआ कि वो रात को फिर ये हुआ कि अचानक हुआ कि दोबारा कंटेनर्स लग रहे हैं, ये सारा हो रहा है। तो मैं उस वक्त अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठे हुए थे, तो मैं बैठा था, सुबह 5 बजे वो मैंने ट्वीट भी आज किया। तो सूरत हाल ऐसी थी, खाली सड़कें, कंटेनर लगे हुए, एक परेशान, एक अजीब। तो टॉर्च मार के लोग खड़े हैं, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी आप कौन हैं, कौन सा आप झांक रहे हैं गाड़ी में। मैंने कहा जी मैं, अब क्या काम करते हैं। मैंने कहा मीडिया पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सूरत हाल कैसे। मैंने कहा मैं मीडिया पे आता हूँ। तो कहते हैं अच्छा नाम बताओ। मैंने कहा जी मेरा नाम हामिद मीर है। ये संजीदा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अब उस वक्त उस सिनेरियो में। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा अच्छा हामिद मीर साहब हैं आप। तो हम तो हाँ हाँ पहचान के, हम तो रोज देखते हैं आपको टीवी पे। मैंने कहा यार ये क्या, ये लेकिन आगे रास्ता बंद है। मतलब वो मुझे देखते हैं। अच्छा, मैंने फिर ट्वीट किया कि मैं कोई भी ना बता देता ना अपना, मैं कहता कि मैं कोई, मतलब मैं टॉम क्रूज हूं। मैं सोचता रहा बाद में मैंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं कोई शाहरुख खान हूं। कहते हैं हाँ अजीब चेकिंग हो रही है, वो कौन वो बहरहाल। और इतना टेंस माहौल था कि वो अल्लाह का शुक्र है सुबह तक वो मामला ठंडे हुए जाके। लेकिन आपको एक एहसास होता है ना कि इतनी तलखी है ग्राउंड पे जी। इतनी तलखी है कि इसमें
अगर इलेक्शन हुआ, मुझे नहीं पता, ओके, और इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप छोड़ दें, ये खजाना क्या कहती है वजारत, और वजारत दिफा क्या कहती है, और वजारत, मुझे ये डर है कि खुदा ना खास्ता लाशें ना गिनी शुरू हो जाए सड़कों पे। इतनी, ये जो कल हुआ है वाकया, एक शहीद हुआ है ना जी, बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल सर, और इतना खूबसूरत, मैं उसको देख के मेरा, मैं बस क्या उस पर कमेंट्री करूं, बात करूं। ये सबसे पहले खुदारा, ये जो जान गई है एक नौज, इसका है उसका, यार हमारा हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, खुदा का वास्ता, मतलब एक इंसानी जान गई है। और मुझे पता वो साईं लोग, ये पहले तो दर्जे हरारत नीचे लाए, ये सारी चीज देखें। कुछ जब यहां तक दुश्मनी कबायली होगी ना, पर्सन नहीं, अच्छा खान साहब को मैं देखें, खान साहब को अब ये उनके पास, उनके ज़हन में क्या है, खान साहब के ज़हन में ये है कि मैं अगर नाअहल हो जाऊंगा तो कोई इशू नहीं होगा, मैं तो बैठा रहूंगा। अच्छा, मैं अगर मुझे नाअहल करा दिया जाता है तो भी मैं बैठा रहूंगा, मैं तो मतलब है कि फैसला। अच्छा, मुझे अगर फर्ज करें वो गिरफ्तार कर लेते हैं तो मैं किसी जेल में हूंगा, तो मेरा जो हल है, और वो उनको प्रॉपर, ये मतलब दलाइल के साथ वो से, तो मेरा प्रॉपर हल ये है कि मुझे मार दिया जाए। और उनके पास कोई इंफॉर्मेशंस भी हैं, वो कह चुके हैं, ठीक है, जो मेरी खान साहब से उनके मेरी आते आते मैंने बात हुई मेरी अली जैदी साहब, लेकिन दाएं बाएं और रहनुमाओं से, मैं नाम नहीं कोट करना चाह रहा, मैंने कहा मैं चेक करूं खान साहब से, मेरा बराह रास्त पूछना हो। लेकिन ये कि खान साहब को ये, उनके पास ये बात है कि मुझे हिट किया जाएगा, क्योंकि मैं, वो कहते हैं एक नवाज शरीफ बाहर हैं, अंदर थे जेल में, ये नवाज शरीफ बाहर हैं, ये इधर है उधर है, तो फैसला उनका चल रहा है ना, तो मैं भी अगर नाअहल हो जाऊंगा तो क्या नाअहल हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं तो बैठा रहूंगा ना अपनी जगह, तो इसीलिए मुझे हिट एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके पास कोई ये हुआ जो वाकया, इसकी भी नहीं क्लियर सारे, ये जो भी अटैक हुआ उन पे। अच्छा, हुकूमत जो है, हुकूमत, और हुकूमत मैं नहीं कह रहा, मैं अब यहां बात कर रहा हूं मुस्लिम लीग नून की, ये सक इन हो गए। सक इन का मतलब होता है आप खिंच जाते हैं ना इशू में, खिंच चुके हैं उसमें, खिंच गए, मुकम्मल तौर पे सक इन हो गए, और उस सकिन के अंदर वो इश्यूज गवर्नेंस आगे पीछे दमे, और कुछ हो ना हो, खान साहब ने इनको सकिन कर ली है कि ये मतलब इनको, ये मतलब 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाएं, 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाएं, कुछ हो जाए, ये जो है। अब देखिए आज इसहाक डार साहब ने ये बात की कि इस हफ्ते भी नहीं साइन हो रहा, चंद दिन लगेंगे, 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन ये टाइम गुजर रहा है, कोई ऐसी हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो कुछ तकलीफ कंडीशंस हैं, ठीक है, IMF की तरफ से, जिस पे हमें फख्र करने के बजाय उससे बाहर निकलना है, और हम निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि वो एक बात आपसे कह रहे हैं, जो बार बार वो बात आपसे कहते हैं कि आप सियासी अदम इस्तेकाम लाएं, और वही चीज हम नहीं कर रहे इस्तेकाम। मतलब देखें, सियासी अदम इस्तेकाम के अंदर जो है, अब यानी लाहौर शहर जो है वो उसमें लोगों के ठेले हैं, कोई गाड़ियां, कोई टैक्सियां, कोई दुकानें, कोई फंसे हुए, किसी अस्पताल जाना है किसी ने, वो खुदा का ठेले तोड़ दिए। अच्छा, पुलिस एहलकार सामने आ जाए, उनको मारा, वो उधर कार को एक लड़ाई मार को एक, मतलब है कि इसको कैसे, अब ये कैसे हल होगा, मतलब मेरा जो, मतलब इसको ये कैसे हल होगा। जो मैंने बात की ना, देखें खान साहब ने आज इंटरव्यू दिया BBC को, मैं वो भी सुना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उससे हट के भी देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मैं हमारे पास पड़ी हैं मिसालें बहुत सारी, तो मैं उनको बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ले आते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं चीजें। वो ज़ियाउल हक साहब का प्लेन क्रैश हो गया, और असलम बेग साहब ने कहा कि इलेक्शंस होंगे, सही, और अब इलेक्शंस होंगे तो एक सबसे बड़ा तासुर ये, अच्छा बेनज़ीर भुट्टो साहबा
उस वक्त कराची में 70 क्लिफ्टन पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा एक स्टडी सर्कल बड़ा ज़बरदस्त होता था पीपल्स पार्टी का स्टडी सर्कल, नाहिद खान साहबा, सफदर अब्बासी साहब, बाकी शख्सियात। और तो उस स्टडी सर्कल में बेनज़ीर भुट्टो साहबा पॉलिटिक्स भी, और मतलब वो बहुत ज़्यादा किताबों से और ये सारा उनका जैसे पर्सनैलिटी थी। अब ये हुआ कि और ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, तो एक तासुर ये डेवलप हुआ कि हालांकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा अलग कर चुकी थी अपने आप को अज़ुल्फ़िकार से, वो अज़ुल्फ़िकार से अलग कर चुकी थी अपने आप को, क्योंकि जो बेटे थे उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे, और उन्होंने बदले के नतीजे में उस वक्त वो 2 ब्लॉक थे, सोवियत ब्लॉक आ गया उधर, और वो अफगानिस्तान, और फिर सीरिया, और ये और वो सारा हाईजैकिंग। और अब्दुल बीबी ने अपने आप को अलग किया, और अलग करने के बाद वो पाकिस्तान आ गई। अच्छा, 85 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था पीपल्स पार्टी ने, तो वो बहरहाल एक वो बैठ के अपना प्लेन क्रैश हो गया। अब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद एक खतरा ये पैदा हुआ कि वो हुकूमत में वापस आ गई तो वो कहीं मतलब जो एक तासुर बना है वो कहीं मतलब फौज के खिलाफ ना जाए। अब हमीद गुल साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जिंदगी में ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, और मुहतरमा भी उस वक्त ही हैं, मेरे प्रोग्राम्स कहीं पड़े होंगे व्यूज होंगे, कभी क्लिप्स उन पर चलाऊंगा मौका मिला तो वो कहते हैं कि मैं गया बीबी के पास और बाकायदा किया प्रॉपरली। हमने कहा कि जी एक बड़ा कंसर्न है कि आप अगर आई वापस तो आप मुकदमात और ये सारे बदला तो हम उसको बैलेंस करने के लिए एक IGA बना रहे हैं। सही। और एक IGA बनी, ठीक है, और अब बाकी द रेस्ट इज द हिस्ट्री, ठीक है। उसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, उसमें जमात इस्लामी भी थी, उसमें सारे थे, और MQM हुकूमत ऊपर नीचे होने का निशाना जो सिग्नल मिलता था वो MQM लगा गई तो हुकूमत वो इस तरह होता था। अच्छा, बहरहाल वो निकल आए हम उस दौर से। 90 की दिहाई में बड़ी शदीद जुमलेबाजी, पार्लियामेंट में झगड़ा, ये हो रहा है, तकरीर नहीं कर, गुलाम इसा खान साहब का वो तकरीर नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही, ये वो सारा। लेकिन बड़ी बड़ी कदावर असेंबलीज थी। आप 73 की भी असेंबली देखें ना, भुट्टो साहब की भी, पर कदावर असेंबली है, मतलब है कि कदावर शख्सियात मौजूद हैं पार्लियामेंट में, जिनकी जबान से निकले हुए जुमले जो हैं वो आज मतलब मैंने कहा ना खुद बात में आप उनके कोट होते हैं कि ये उन्होंने बात की, उन्होंने ये बात की, ये शायरी की, ये किया, ये जुमले थे। मतलब आप जरा 70 की और 60 की दिहाई के लोग देखें ना, मौलाना मदूदी, मुफ्ती महमूद साहब, नसरुल्लाह खान साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, खान अब्दुल वली खान, बजिंजो साहब, बुगटी साहब, लोग देखें आप, मेंगल साहब, मतलब कदावर शख्सियात। बहुत कम लोगों को पता है कि अकबर बुगटी पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी रहे हैं। अकबर बुगटी साहब पाकिस्तान के वजीर दाखिला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि तो ये अब उसका आज टेम्परेचर डाउन हुआ, लेकिन बदकिस्मती से तलखियां बहाल हैं, अपनी जगह मौजूद हैं, और इन तलखियों को ख़त्म करना ज़रूरी है। वजारत ख़जाना जो भी कह दे, वजारत दाखिला जो भी कह दे, इलेक्शन कमीशन जो भी बना दे इशूज़ पे, पैमरा जो भी कह दे, जब तक ये जो अंदर से एक हो गया ना कि मारो और मर जाओ, ये वाली, इससे अगर नहीं हटेंगे ना जी, सब के सब मुल्क में नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, एक तमाशा बना हुआ है, गीदड़, चूहे, बिल्ली, आगे पीछे, गालम गलूच, एक अदालतों को भी खींच लो, इसका कोर्ट मार्शल, उसका कोर्ट मार्शल, ये करो वो करो, वो सब करते रहे। पहले पॉलिटिकल तलखी कम करें। देखें, सबको ये फीलिंग है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, एक वक्त में सबको ये फीलिंग है कि ज्यादती हुई है। अब सब को फीलिंग है कि ज्यादती हुई है, वो कह रहे इन्होंने की, वो कह रहे इन्होंने की है, वो कह रहे इनके साथ वो। अब सब यहां पर वो आता है कि कोई बैठ के बिठा के इस मामले को हल करवाए, ठीक है। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है। और डॉक्टर साहब, खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के दौर में ज्यादा सख्तियां हैं।
नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? पहले तो बता दें, इस्टेब्लिशमेंट के कोई एक शख्स है, कोई एक शख्सियत है, आर्मी चीफ हैं, चीफ जस्टिस साहब नहीं। देखिए बात ये सारी एक सिस्टम है ना। अब देखें, ये इलेक्शन कमीशन फेवर भी दे रहा है, ये इलेक्शन कमीशन कुछ और भी कर। दो तीन इसके हल हैं जो मुझे समझ में आते हैं। खान साहब बिल्कुल क्लियर, एक उनकी जान को खतरा है, फुल सिक्योरिटी, मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। उस दिन ये पता चला अदालत से वो गायब हैं, फिल्में, वो जो कैमरे हैं और ये इस तरह की खबरें उनको पहुंचाई जाती हैं, और वो जाहिर है कि वो अच्छा। और वो ये कहते हैं कि यार ये जो है ना, इसके बाद वो किसी पे मलबा डाल देंगे। अब वो ये भी कह रहे हैं कि किसी और शख्सियत को हिट किया जा सकता है और वो हमारे ऊपर, तो ये इसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर ये इनको बिठाए, कोई अदालत बुला ले। अदालत कैसे बिठाएगी ये भी मसला है। अच्छा, आर्मी चीफ कैसे बिठाएं? मतलब इससे पहले जो मुझे याद पड़ता है कि शदीद तलखी के दौर में तो एक आर्मी चीफ ने दरमियान में आए थे और फिर पीछे हट गए थे, और वो था ये जब धरना हो रहा था, ये जनरल राही शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी और वो नहीं हुई थी, बात नहीं बनी थी ना। ब्रेक का वक्त हुआ है सर, वापस आके जहांगीर तरीन साहब और तारुल कादरी साहब, इमरान खान साहब गए थे और नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से गए थे, लेकिन वो खराब हो गया था, उसमें से कोई अच्छाई नहीं निकली थी। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं मजीद इस मामले पर। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। उनका काम भी नहीं था, लेकिन वो बहरहाल उस वक्त एक सिचुएशन में ऐसी हुई जिसमें उनको, लेकिन वो ठीक है सर, बात करते हैं मजीद वापस आके। नाजरीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब कह रहे हैं कि दफा 144 खत्म होने के बाद दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। देखिए, इसके कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे, जो मैंने बात की। हम तो इतनी सजेशन ही कर सकते हैं ना, बाकी इसके कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे कि सिक्योरिटी कैसी हो, रूट्स कौन से हों, क्या सिलसिला हो, एक बात। दूसरी बात कि जो खान साहब है ना, खान साहब को बिल्कुल इस वक्त अपने वो तमाम लोग देखें, ये तोशाखाना, ये तो सब ये निकालें, सारे जितने तोशाखाने के केसेस सब निकालें। हुकूमत की बात में उस वक्त वजन पड़ेगा जब सारा तोशाखाना सामने आएगा। कोई फजूल बात है बिल्कुल कि इमरान खान ने घड़ियां बेची होंगी घड़ियां, मैं ही नहीं कह रहा नहीं बेची होंगी, मगर उससे तोशाखाना का फिर एक डेट लगाएं कि किसने क्या किया। बाकी जो इनके लोग हैं जिन पे करप्शन चार्जेस हैं, उनको इमरान खान साहब पेश कर दें, खुद पेश करें कि एक मिनट हट जाओ, ये, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी हो यहां पे कि कोई सियासी इंतकाम नहीं हो रहा। और ये ना कहें, उसमें बाद में आएंगे कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया है और नून ने क्या किया है। ठीक है, वो पता भी है, केस भी चल चुके हैं, सब कुछ है। खान साहब शुड कम क्लीन, और इनकी टीम के अंदर अच्छे लोग आ गए हैं अब इस दौर में, अच्छे, मतलब अब खान साहब को वो जरूरत नहीं है लाइबिलिटीज उठाने की पुरानी। अब ये खान साहब जो हैं, अब मतलब है कि अब बुज़दार साहब ने कुछ किया है, अब बुज़दार साहब को खुदा का वास्ता डिफेंड ना करें। आप इमरान खान हैं, ठीक है, ये ना कहें कि शहबाज शरीफ के वक्त में क्या हुआ था। आप इसीलिए मैं ये हमेशा खान साहब से बात होगी, आप इसीलिए इमरान खान है क्योंकि वो शहबाज शरीफ हैं और वो नवाज शरीफ हैं, और तो आपको उनसे ज्यादा क्लीन होकर सामने आना है। ये मुझे मतलब बुनियाद यही है ना जी, आपकी तो बुनियाद ही है कि करप्शन को, अगर तो जो भी है उसको कहें कि यार एक मिनट ठहरो, मेरे ऊपर क्या चीज है, तोशाखाना, चलो तोशाखाना को घड़ियां क्या निकला है, जो भी कुछ निकला है मैं बताता हूं उसका, ठीक है। और बाकी अगर किसी ने अरबों खरबों और ये तो सारा चक्करबाजी है, उसको सामने लेकर आ जाए, बिल्कुल क्लियर कि ये नहीं, ये होता है कि इमरान खान साहब ने करप्शन के इल्जामात पे अपने बंदे को फारिग कर दिया और उसकी जगह एक कारकुन या एक बंदे जो बड़े अच्छे चार्ज यूथ है इनकी, बड़े यंग अच्छे बच्चे निकल के आ गए। खान साहब को जरूरत नहीं है वो पुराने इलेक्टेबल्स और ये वो भी अच्छे हैं, मगर बड़े नए इनके लोग आए जिन्होंने उनको पेश करते हैं सामने और कहें क्या क्या है इल्जाम,
सियासी अलग होना चाहिए। सियासी के ये फजूल बात है ना, 144 का मुकदमा और ये नहीं नहीं। खान साहब ये करप्शन के केसेस हैं, ठीक है, क्या केसेस हैं पब्लिकली बताया जाए कि क्या है करप्शन के केसेस, डॉक्यूमेंट्स लाए जाएं, मैं उसको फायर करता हूं। डिफेंड ना करें किसी को डिफेंड ना करें, मेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, मेक एन एग्जाम्पल ऑफ देम। और जो मौजूदा हुकूमत है या जो भी अरेंजमेंट है वो भी ये जहन में रखे कि वो भी खानोफोबिया से निकले। मतलब कोई काम धंधा और है दुनिया में कि नहीं है? चूहा बिल्ली ये फला, खुदा का मतलब मसला ये है कि वो इस वक्त इशू है गुर्बत, इशू ये है कि आईएमएफ के साथ। अच्छा, फिर अगर अदम इस्तेकाम पैदा होता है तो हुकूमत को जाता है ना उसका मामला, तो आपने ठंडा करना है इश्यूज को, आपने ठंडा करना है, गर्म नहीं करना, आपने ठंडा करना है ताकि स्टेबिलिटी आ जाए और मामला अदालतों को। अच्छा, आर्मी चीफ को ना खींचें बीच में, खुद फौज को ना खींचें। वो मतलब है कि आप जो है मुझे बताएं कि अब अदालतों के अंदर क्या हुआ है, मुझे बताएं किस कदर बदकिस्मती है हमारी कि जी वो 3 जज उधर हैं, 4 जज उधर। हम तो अदालत के बारे में मैं कभी इस तरह की कोई बात, ऑल रिगार्ड्स फॉर एवरीवन, लेकिन आप सोचें क्या हो क्या रहा है तमाशा। अब मसला यह है कि इस चीज को रोकना पड़ेगा, और इस चीज को उस वक्त कोशिश हुई थी, और मेरा ख्याल से वो शायद उस वक्त के लिहाज से वो ठीक भी थी, वो जो राई शरीफ साहब ने, लेकिन वो उसका नतीजा क्या निकला था मुझे बताएं? कुछ भी नहीं। अब मसला ये है कि अब मुझे बताएं कि क्या खान साहब के का है, ये है कि खान साहब कहेंगे कि 1 मिनट जरा इनको हटाओ, इनको कहो कि हटें। आर्मी चीफ कैसे कहेंगे हटें? आर्मी चीफ जाएं और जाके कहेंगे हट जाएं आप? ऐसा तो नहीं पॉसिबल। ये तो ये क्या हो गया, ये कैसे होगा? उनको भी ये चाहिए कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। मतलब कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा? मतलब फिर आप चले गए उसी दौर में, पत्थरों की दौर में। क्या आर्मी चीफ जाके उनसे कहेंगे जी आप ये क्या बात हुई? नहीं, इलेक्शंस की तैयारी करें, एक बैठ के रूल्स बनाएं। इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता क्या है इस्टेब्लिशमेंट क्या है? मतलब इस्टेब्लिशमेंट एक सिस्टम है मुल्क का, वो मुल्क का सिस्टम है इस्टेब्लिशमेंट। उसमें एफआईए है, उसमें पुलिस है, उसमें अदालतें हैं, उसमें बैंक हैं, उसमें मतलब आप उसमें इस्टेब्लिशमेंट, मतलब देखिए इस्टेब्लिशमेंट एक सिस्टम है, मुल्क है ना पूरा, एक निजाम, एक सिस्टम चल, वो उसमें करोड़ों बुराइयां हैं। मतलब हैविंग सेड इट, करोड़ों बुराइयां तो सही करना है हमने हर दफा। कोई अदालती निजाम इस्लाहत, यानी फैसला हुआ, ये जज साहबान को भी जरा देखना चाहिए। अब साकिब निसार साहब के बारे में क्या अर्ज करूं, उन्होंने कहा मुझसे एक आध गलती हो गई होगी, वो खुदा का कह चुके हैं, बिल्कुल एक आध गलती हो गई होगी। अच्छा, आपको पता था गलती हो गई होगी तो आपसे हो गई, फिर ये बाद में ख्याल है। मैं अब कमेंट नहीं देना चाह रहा, इंसान खता का पुतला है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फैसला वो अल्लाह ने ऊपर रखा हुआ है। और यहां पर जो है वो इशू ये है कि अब ये बैठे खुद जी, फौज आएगी तो फिर आएगी, बिल्कुल आएगी। ये बैठे और खुद बैठ के मामलात को हल करें, तमाम सियासी जमातें। वो अच्छा उधर भी हैं। अच्छा उधर मैं हैरान हूं, मेरी बात हुई, अब मैं ये बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि लोग अच्छे खासे लोग हैं, यानी अच्छे खासे क्या बड़े कदावर, वो कहते हैं हम खान साहब से कहते रहे कि असेंबलियां ना तोड़ें, और मैं यहाँ पे कहते हैं हम असेंबलियां ना तोड़ें, ये जो पुलिस वगैरह हमारे हाथ से निकल जाए। खान साहब ने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि असेंबलियां तोड़ो, तो वो मुझे कह चुके हैं कि असेंबलियां तोड़ोगे तो हम तोड़ देंगे। अच्छा, इन्होंने तोड़ दी, उन्होंने नहीं तोड़ी, सियासत अब यहां फंस गया गेम। अब वो इलेक्शन कमीशन ने शायद उनको कॉल किया है, केपी गवर्नर को, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये आप इसमें सारा पैसा डाल दें, खजाना, आप इसमें सारा कुछ, जब तक ये बात नहीं होगी ना कि यार हमने बैठ के पार्लियामेंट में चलना है, पार्लियामेंट नामी चीज होती है, और हमने थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करना है, सड़कों पे खून नहीं गिराना, मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करना, नहीं और खुद नहीं कोई मतलब भाई यहां पर कोई कबायली जंग हो रही, हमने बैठना है, हमने आगे चलना है। और उसके बाद जो है ब्रेक के बाद में जरा
एक बड़ी खौफनाक कहानी डेवलप हो रही है। अच्छा। एक और भी साथ था। सही, ठीक है सर, वापस आके बात करते हैं मजीद। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए तमाम जमातों को आप देखिए आज तो ज़रा खामोशी रही, शुक्र है अल्लाह का। जो रात कल हालात थे वो आज ज़रा, और मेरा ख्याल है सब इसको बैठ के ज़रा सोचें दोबारा कि हमने इलेक्शंस की तरफ जाना, और मुल्क है हमारा, पाकिस्तान है, ठीक है, और ये मुतामिल नहीं हो सकता इस वक्त। तो पैसा वैसा आ भी जाए, सब कुछ हो जाए, ये तलखी ख़त्म होगी तो बात आगे बढ़ेगी सर इलेक्शंस की तरफ। दूसरी जो बात है, मैं आपसे ये कहूँ कि देखें, अजीबो गरीब एक वाक़या हुआ है, इंतहाई अजीब। पूरी दुनिया में अचानक एक इतनी बड़ी खबर है कि अजीब मामला हो गया। मामला ये है, यूक्रेन जंग हमें पता है चल रही है, और यूक्रेन जंग के अंदर जो है वो अमेरिका यूक्रेन के साथ है। तो ये यूक्रेन जो ये रशिया की जो गैस है, ये यूक्रेन से होते हुए यूरोप तक जाती है। रशिया की गैस यूक्रेन से होते हुए यूरोप तक जाती थी। अब ये हुआ कि अचानक एक प्लान बना, फिनलैंड, स्वीडन, गैसप्रॉम, बाकी कंपनियों का आपस में कैसा करते हैं कि यूक्रेन को बाईपास करते हैं और सीधा जो है ये जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी को आप देखें ना, अगर वो तो डायरेक्ट वाइबॉग से ये जर्मनी तक वो बॉर्डहोल्म, यहां तक डायरेक्ट एक बाल्टिक सी के अंदर से पाइपलाइन लाई जाए, यूक्रेन को बाईपास कर दिया जाए। तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 बन गई। फिर नॉर्थ स्ट्रीम 1 से रशिया की 1992 तो जर्मनी में गैस आनी शुरू हो गई रशिया से, और फिर रशिया से आगे बाकी यूरोप को इतनी गैस ज्यादा आनी शुरू हुई कि फिर उसके बाद 2011 में उन्होंने कहा कि एक और इसकी पाइपलाइन बनाते हैं। उसमें यूरोपीय कंपनीज ने भी पैसा डाला। गैसप्रॉम का 2 का वो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में बना, वो शुरू हो गया सारा, वो भी बन गई पूरी, और पिछले साल कंप्लीट हो गई, और गैस शुरू होनी थी उसमें से। तो ये जंग छिड़ गई यूक्रेन की, जंग छिड़ गई यूक्रेन की, और उसके बाद उसमें धमाके हुए और वो पाइपलाइन तबाह हो गई। अब सीमोर हर्ष एक सहाफी हैं। सीमोर हर्ष वो हैं जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि जो लोग भी दुनिया में पॉलिटिक्स या मीडिया से वाबस्ता हैं, मुझे ऑनर है कि सीमोर हर्ष इस शो में आ चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, और उस वक्त आए थे जब ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से एक स्टोरी आई थी 2010 में या 9 में, एनीवे जियो पे। तो उस वक्त ये तो ये माइलाई, ये जो साउथ वियतनाम में कत्लेआम हुआ था, ये निक्सन स्कैंडल, ये कैसेंजर, ये पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में, यानी एक वर्ल्ड रिनाउंड आदमी है। अबू गरैब जेल पता है किसी को नहीं था वहां पे क्या होता है, ये सीमोर हर्ष लेकर आए। सही। अब सीमोर हर्ष ने एक स्टोरी आज से कुछ दिन पहले कर दी कि अमेरिका ने करवाया है, ये अमेरिका ने ये ब्लास्ट करवाया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, अच्छा व्हाइट हाउस की तरफ से तरदीदें ये वो सारी। अब क्या हुआ अचानक, यानी अमेरिका ने करवा दिया ताकि रशिया की तरफ से आगे मुस्तकिल खत्म हो जाए गैस क्राइसिस पे। अचानक क्या हुआ, अमेरिका ने तरदीद कर दी। अचानक टक 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 करके क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटेलिजेंस सजेस्ट, सेकंड स्लाइड, इंटेलिजेंस सजेस्ट कि प्रो यूक्रेन ग्रुप सैबोटाज पाइपलाइंस यूएस ऑफिशियल से। यानी यूक्रेन के लोगों ने, यानी किसी ने ज़ेलेंस्की, यूक्रेन इत्तेहादी है वो, क्या कहते हैं, जबरदस्त। अच्छा, उसके साथ ही जो है वो इकोनॉमिस्ट हु ब्लू अप द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। अच्छा, उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस, ग्लोबल मिस्ट्री, नॉर्थ स्ट्रीम के धमाके किसने किए। अच्छा, उसके बाद फॉरेन ही जो टाइम्स, ये संजीदा अखबार है दुनिया के, टाइम्स 12वीं स्लाइड है, वेस्ट केप्ट क्वाइट अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम अटैक टू प्रोटेक्ट यूक्रेन। यूक्रेन के लोगों ने किया था, वेस्ट खामोश रहा, यूरोप को पता था। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स, वेस्टर्न ऑफिशियल्स प्ले डाउन क्लेम्स ऑफ यूक्रेन रोल इन, यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने, वो कहते हैं ना, थ्रो अंडर द बस, वो उन्होंने डाल दिया। सही। अब जनाब क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में, बीबीसी थर्ड स्लाइड, यूक्रेन डिनाइज इन्वॉल्वमेंट इन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लास्ट, हम नहीं है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ज़ेलेंस्की नहीं है, मतलब वो पढ़ा पड़ गया, हाँ, उन्होंने कहा कि इन्होंने किया है, यानी यूक्रेन ने किया है। सही। अच्छा, जो वहां पे अब आप ये देखें कि वॉशिंगटन पोस्ट, ये कैसे मुमकिन है कि एक ही वक्त में इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, यानी मैं टाइम्स ऑफ लंदन
जो इंतहाई संजीदा, उसने फोड़ दी स्टोरी। वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट ने साथी फोड़ी। वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस ऑफिशियल सस्पेक्ट यूक्रेन पार्टिजन बिहाइंड नॉर्थ स्ट्रीम बॉम्बिंग। अच्छा, रेटलिंग केव्स अलाइज, यूक्रेन के लोग कह रहे हैं भाई 1 मिनट सब्र करो। हाँ। यूरोप कह रहा है अच्छा ये हमारे इनको पैसे देते थे तो इन्होंने पाइपलाइन उड़ाई हमारी गैस। सही। यहां पर अब पड़ा है इतना बड़ा, ये बड़ी स्टोरी सीमोर हर्ट्ज की, उस वक्त तरदीद हुई इसकी, अब साइन टक 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 फॉलो अप सारी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा रशिया कह रहा है कि इससे कोई वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर इवल मत बनाए, हमें पता है कि पीछे कौन है, पीछे जेलेंस्की है, ये आप ये ना करो प्रो यूक्रेन ग्रुप थे फलां। एक फड्डा पड़ा हुआ पूरी दुनिया में कि ये पाइपलाइन किसने उड़ाई थी। सही हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। टाइम्स, गार्डियन, बीबीसी जी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। पूरी कमिंग डेज में ट्विस्ट आ सकता है पूरी जंग में। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदानवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।